प्रिय मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार और जीके पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारा पहला वीडियो आपके समक्ष कुछ ही समय बाद में आने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आज हम जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो हम राजस्थान से प्रारंभ कर रहे हैं। पहले हम राजस्थान के इतिहास को, राजस्थान की कला संस्कृति को समझेंगे और उसके बाद जब ये पूरा होगा तो उसके बाद हम भारत की तरफ भी आगे जाएंगे। ठीक बात। तो अब सबसे पहले राजस्थान की अगर हम बात करें और राजस्थान के टॉपिकों की बात कर लें तो सबसे पहला जो टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। आई बात समझ में? राजस्थान का इतिहास किन किन स्रोतों से हमें पता चलता है, जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी हम लेंगे और जिसमें साहित्यिक स्रोतों को भी हम लेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है ये टॉपिक साधारणतया अलग से नहीं पढ़ाया जाता। ये टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे हमने मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ा तो मेवाड़ के संबंध के अंदर जो हमको अभिलेख मिले, जो हमको साहित्य मिला उसको वहाँ पे बता दिया। राठौड़ों को पढ़ा तो उनके जो संबंध में थे, गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ा तो उनके संबंध में जो स्रोत उपलब्ध थे उनको वहीं पर बताया। लेकिन फिलहाल कुछ परीक्षाओं के अंदर एक ऐसा ट्रेंड बना है कि इस टॉपिक में से हर एक एग्जाम के अंदर 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभिलेखों से संबंधित हो गए, साहित्य से संबंधित हो गए। तो अब ये आवश्यकता आ गई है कि इस टॉपिक को एक सहायक टॉपिक के रूप में ना लेते हुए हमें इसे एक मुख्य टॉपिक के रूप में पढ़ना होगा। और आज हम इसी टॉपिक से अपने विषय की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, मैं हेडिंग लगा रहा हूं कि राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। तो पहली हेडिंग आप भी लगा लें, राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। ये आपका पहला टॉपिक आपके सामने आ गया है। ठीक बात है। अब देखिए, इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें उससे पहले हमें थोड़ा सा भारत के बारे में जानना है कि अगर हम बात कर ले भारत का इतिहास, कौन सा इतिहास? भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के बारे में हमें मुख्यतया 2 राय दिखती है। कितनी राय दिखती है? 2 राय। जो एक तो हो गए विदेशी इतिहासकार। कौन हो गए? विदेशी इतिहासकार। और एक हो गए भारतीय इतिहासकार। तो भारतीय इतिहास के बारे में भारतीय इतिहासकारों ने जो कहा और विदेशी इतिहासकारों ने जो कहा उसको हमने इस आधार पे 2 भागों में बांटा है। तो देखिए, सबसे पहले तो विदेशी इतिहासकार कहते हैं, जैसे एल्फिंस्टन महोदय है, कीथ महोदय है, जो विदेशी इतिहासकार है जिन्होंने भारत के इतिहास को देखा और विदेशी लोगों ने और उन्होंने इसको लिखने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास के अंदर क्या नहीं है? तिथि क्रम नहीं है। भारत के इतिहास में जो कुछ भी साक्ष्य मिले हैं उनकी तिथियां नहीं है, इसलिए भारत का इतिहास नहीं है। इसलिए भारत का इतिहास ही नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर संस्कृत साहित्य तो लिखा गया, संस्कृत साहित्य तो लिखा गया है, लेकिन उसकी तिथि नहीं है, इसलिए ये कोई इतिहास ही नहीं है। जबकि भारतीय जो इतिहासकार है इनकी जो अवधारणा है, इन्होंने कहा कि इतिहास को लिखने के अंतर्गत 2 चीजें होती है। एक तो होता है तिथियां और एक होती है सिद्धांत। आई बात समझ में? भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय इतिहास के अंदर तिथियां भले ही नहीं हो, लेकिन भारतीय इतिहास के सिद्धांतों ने मानवता को जितना जो ज्ञान दिया है वो उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तिथियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना क्या है हमारा जो शाश्वत सिद्धांत है हमारे इतिहास के, उनका महत्व ज्यादा है। आई बात समझ के अंदर? तो ये हुआ भारतीय इतिहास का। अगर इसी को संदर्भ लेते हुए हम बात कर ले राजस्थान की, कि भी राजस्थान के अंदर इतिहास के क्षेत्र के अंदर क्या स्थिति रही है, तो देखिए, राजस्थान भले ही अपने अन्य राज्यों की तुलना में अन्य क्षेत्रों के अंदर तो पिछड़ा हुआ है, लेकिन इतिहास के क्षेत्र में सर्वाधिक क्या है? इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कौन से क्षेत्र में है? इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान मिलता है भारत के इतिहास के अंदर। किसको मिलेगा? राजस्थान को मिलेगा। अब देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान वास्तविक रूप से 1947 से पहले, कब से? 1947 से पहले कितनी रियासतों में बंटा हो भाई? बताइए, आपको सबको याद होनी चाहिए ये कितनी रियासतें थी। यहाँ पर 19 रियासतें थी।
तो राजस्थान 1947 से पहले 19 रियासतों में बटा हुआ था और इन 19 रियासतों के अंदर ही क्या थे, अलग अलग नरेश इनके ऊपर शासन करते थे, राजा महाराजा इन रियासतों के अलग अलग थे, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ ये भूभाग था। तो इन सब राजाओं के अलग अलग राज्य होने की वजह से इनका इतिहास भी क्या है, सभी रियासतों का अलग अलग इतिहास हमारे सामने आता है। अब देखिए, अगर हम राजस्थान के इतिहास की बात करें तो ये लगभग पूर्व मध्यकाल से हम प्रारंभ करते हैं। कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये हो गया 7वीं से लेकर के और 12वीं सदी तक का। 7वीं से 12वीं सदी जो है वहां से अपना प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अब देखिए, पूर्व मध्यकाल से लेकर के हम प्रारंभ कर रहे हैं तो 12वीं सदी के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा सल्तनत काल। भारत के अंदर कौन सा काल आएगा? सल्तनत काल। सल्तनत काल का मतलब हो गया अपने पास में 1206 से लेकर के और 1527 तक का समयावधि। तो यहां सल्तनत काल के अंदर सुल्तानों का शासन रहा। किसका शासन रहा? सुल्तानों का शासन रहा। कहां पे? भारत के अंदर। और उस समय सल्तनत काल के अंदर जो यहाँ राजस्थान की रियासतें थे, राजस्थान के जो नरेश थे, उनका और भारत के इन सुल्तानों का ज्यादा संबंध आपस के अंतर्गत नहीं रहा है। हालांकि इस समय भी राजस्थान के विभिन्न रियासतों पर इन सुल्तानों ने आक्रमण तो किए हैं, लेकिन सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो इनके बीच में इतना नहीं हुआ है, तो इनका ज्यादा प्रभाव इन नरेशों पर नहीं पड़ा। लेकिन इस काल से जब हम आगे बढ़ते हैं तब आ जाता है अपने पास में मुगल काल। कौन सा काल आ जाएगा? मुगल काल, जिसको मैं अगर ले लूं 1527 से लेकर के मुख्यतया 1707 तक की बात कर लेते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय तक। तो ये जो काल रहा है, इस काल के अंदर भारत के अंदर बादशाहत काल भी कहते हैं, बादशाहों का शासन रहा। किसका शासन रहा? बादशाह रहे। कहां पे? भारत के अंदर। और इस समय यहाँ के जो नरेश थे, अपनी जो रियासतें हैं राजस्थान की, इन नरेशों का और इन बादशाहों का आपस में सांस्कृतिक संबंध बहुत प्रगाढ़ रूप से हुआ और इनकी जो सिद्धांत थे, जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं का इन रियासतों के अंदर बहुत ज्यादा क्या हुआ है, प्रभाव दृष्टिगोचर हमको होता है। तो अब बादशाहों से जब इनका परिचय हुआ है तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनके अंदर जो व्यवस्थाएं थी, जैसे कि इन्होंने इतिहास लेखन के लिए विभाग नियुक्त कर रखे थे, तो इनका प्रभाव पड़ा और हमारे यहाँ पर रियासतों ने भी क्या प्रारंभ किए? पोथी खाने प्रारंभ किए। इतिहास लिखने का एक विभाग जो पोथी खाना नाम से जाना जाता था उस समय, वो प्रारंभ किया। इन्होंने राजाओं ने, रियासतों के राजाओं ने जो दान देने प्रारंभ किए उनको लिखा गया। दान देना उनको क्या किया गया? लिखित रूप प्रदान किया गया। क्या लिखी गई? ख्यात लिखी गई, विरुद्धावलियां लिखी गई, वंशावलियां लिखी गई। आई बात समझ में? ये सब प्रभाव किसका है? इस काल का है, मुगल काल का है। मुगल काल के द्वारा हमने ये सीखा और ये सब लेखन का प्रयास किया। इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़े अगर, तो देखिए हमारे भारत के अंदर जो बादशाहत काल चल रहा है, इस बादशाहत काल का या मुगल काल का जो प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है हमारी रियासतों के अंदर, मतलब राजस्थान की रियासतों में, तो देखिए क्या क्या प्रभाव आते हैं। सबसे पहले तो इस मुगल काल की वजह से राजस्थान की रियासतों ने पोथी खाना, किसका निर्माण किया है? पोथी खाना विभाग। आई बात समझ के अंदर? दूसरा क्या किया इन्होंने? दान को, ब्राह्मणों को जो दान दिया गया या अन्य किसी को, उसको लिखित रूप दिया गया। लिखित रूप दिया गया तो अपने पास उससे इतिहास का निर्माण होगा। क्या लिखी गई? ख्यात लिखी गई। ख्यात लेखन प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ है? ख्यात लेखन प्रारंभ हुआ। आई बात समझ में? अब देखिए यहां से अपना बिंदु प्रारंभ होगा। ख्यात लेखन जो प्रारंभ हुआ है उसका सबसे पहला हमको साक्ष्य मिलता है 1670 के अंदर। 1670 ईस्वी में व्यक्ति है मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी, इन्होंने एक ख्यात लिखी है जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। क्या है? नैणसीरी ख्यात। ये सबसे पहली ख्यात इन्होंने लिखी है, नैणसीरी ख्यात, मुहणोत नैणसी ने। ये जोधपुर की राजदरबारी है।
कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। इसमें इन्होंने वंशावलियां और जोधपुर के इतिहास के साथ साथ अन्य रियासतों के इतिहास का भी इन्होंने वर्णन किया है। इनके मोहत नैन्सी ने ही एक अन्य पुस्तक भी लिखी है, मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत, ये भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। तो देखिए 1670 से वास्तविक रूप से हमें हमारे यहाँ के जो लेखक हैं, कवि हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने लेखन प्रारंभ किया है इतिहास के दृष्टिकोण से। और अब देखिए आगे बढ़े अगर हम यहाँ से, तो समय आ जाता है अपने पास में 1829 ईस्वी का। कब का आ गया? 1829 ईस्वी का। और यहाँ इस समय कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, इनका नाम याद रखना बंदो, कर्नल जेम्स टोड। ये जो है इन्होंने एक सहायता ली थी जैन मुनि की। किनकी सहायता ली थी? जैन मुनि यति ज्ञानचंद्र है नाम इनका, यति ज्ञानचंद्र। जैन यति कह दो, मुनि कह दो, बात वही है। ये है ज्ञानचंद्र। इनके परामर्श के, इनसे सलाह लेकर के कर्नल जेम्स टोड कार्य किया करते थे। इसलिए इतिहास के अंदर ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु किसको कहा गया है? किसको कहा गया है गुरु? ज्ञानचंद्र को कहा जाता है। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के अंदर एक पुस्तक लिखी, प्रसिद्ध पुस्तक है, आप सबको पता ही होगा, एनल्स एंड एंटीक्विटीज, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। आई बात समझ के अंदर? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक। 1829 के अंदर किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने। इनके गुरु कौन है? ज्ञानचंद्र। सबसे पहला लेखन 1670 में किसने किया? मनोहर नैन्सी ने। पुस्तक क्या? नैन्सी ख्यात। दूसरी पुस्तक इनकी क्या? मारवाड़ प्रगनारी विगत। आई बात समझ के अंदर? अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड के लिए याद रख लेना, इन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह, ये चीज याद रख लेना, पूछी भी गई है कई बार। राजस्थान इतिहास लेखन का क्या कहा जाता है? इनको पितामह कहा जाता है। ठीक बात। अब हम आगे बढ़े। 1829 से अगर हम आगे बात करेंगे तो अपने पास में टाइम आ जाता है 1848 ईस्वी का। 1848 में व्यक्ति है ज्वाला प्रसाद माथुर। ज्वाला प्रसाद माथुर, इन्होंने एक लेखन कार्य किया जिसका नाम मिलता है हमको वाक्य राजस्थान। वाक्य राजस्थान, ये प्रश्न पिछली जो ऑनलाइन कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। वाक्य राजस्थान लेखक कौन हो गए आपके? ज्वाला प्रसाद माथुर। ये कार्य हुआ है 1848 के अंदर, ये कार्य हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1861 की बात आ जाती है। 1861 के अंदर भारत में, कहां पर? भारत के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। आई बात समझ में? किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये बना था कनिंघम की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? कनिंघम। लेकिन ये जो कार्य है इसने राजस्थान के अंदर कोई कार्य इस विभाग के द्वारा अभी तक हुआ नहीं। तो कुछ आगे चल करके, मतलब कि 1871 ईस्वी के अंदर, कब की बात है? 1871 ईस्वी के अंदर राजस्थान में इसी का विभाग स्थापित हुआ है। राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और ये जो स्थापित हुआ है ये हुआ है ACL कार्लाइल की अध्यक्षता में। ACL कार्लाइल। आई बात समझ के अंदर? इसलिए ACL कार्लाइल को राजस्थान के अंदर पुरातत्व विभाग के स्थापना के जनक के रूप में माना जाता है। आई बात समझ के अंदर? तो ये ACL कार्लाइल क्या है? राजस्थान में पुरातत्व के प्रणेता है, जनक है। उपमान कुछ भी लगा दो, आपको बात, मूल जो सिद्धांत है, मूल भाव याद होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर पुरातत्व सर्वेक्षण का जो कार्य है वो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ है? ACL कार्लाइल के द्वारा प्रारंभ
हुआ है। ये हुआ कब है राजस्थान के अंदर? 1871 के अंदर प्रारंभ हुआ है। आ गई बात समझ के अंदर। उसके बाद 1861 में कहा हुआ था? भारत के अंदर ये कार्य हुआ था। नेक्स्ट देखिए 1871 से एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, 1898 की बात कर लेते हैं। 1898 के अंदर एक व्यक्ति है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के राज दरबारी थे, राज कवि भी थे। कहाँ के थे? बूंदी के राज दरबारी। और इन्होंने बूंदी का ही इतिहास लिखा है, बूंदी के राजवंश का भी इतिहास इन्होंने दिया है। और इनकी पुस्तक है वंश भास्कर। कौन सी पुस्तक है? वंश भास्कर। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको याद रखनी है, ठीक है। वंश भास्कर कई बार पूछी गई है ये परीक्षाओं के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के हमने अभी तक देखा कि जो राजस्थान का इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ है वो मुगल काल के प्रभाव के रूप में प्रारंभ हुआ। वास्तविक रूप से जो इतिहास, हालांकि इससे पहले भी इतिहास लिखा गया है, पूर्व मध्यकाल तक से जो है वो अपना इतिहास हमने प्रारंभ किया है, लेकिन हमें जो उपलब्ध हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो ये मुगल काल का प्रभाव था कि पोथीखाना स्थापित हुआ, जो ब्राह्मणों को दान दिया गया उसको लिखित रूप प्रदान किया गया, ख्यात लेखन प्रारंभ किया। ख्यात के अंदर बात करें तो 1670 ईस्वी के अंदर मुणुत नैन सिंह ने सबसे पहली ख्यात लिखी थी, नैन सिरी ख्यात नाम से, और दूसरी पुस्तक इनकी है मारवाड़ा प्रगनारी विगत। उसके बाद में 1829 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड के गुरु माने गए हैं ज्ञानचंद्र। उसके बाद में आ जाते हैं हम 1848 में ज्वाला प्रसाद माथुर, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी वाक्य राजस्थान, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़े तो 1861 के अंदर भारतीय स्तर पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, और उसके बाद में 1871 के अंदर राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। भारत में ये विभाग कनिंघम की अध्यक्षता में बना, जबकि राजस्थान में ये विभाग एससीएल कार्लाइल की अध्यक्षता में बना था, ठीक। और एक हम पढ़ लेते हैं 1898 के अंदर सूर्यमल मिश्रण को, इन्होंने बूंदी राजवंश का इतिहास लिखा है वंश भास्कर के नाम से, जिसमें हमें पूरे राजस्थान की अन्य रियासतों के बारे में भी कई सारे ऐतिहासिक तथ्यों का पता चलता है। तो कुल मिलाकर के ये जो इतिहास लिखा गया है, इस इतिहास को इन लोगों ने, चाहे वो जेम्स टोड हो गए, चाहे नैन्सी हो, चाहे मिश्रण हो, चाहे ज्वाला प्रसाद माथुर हो, इन्होंने किस आधार पे लिखा? इस इतिहास को लेखन का आधार क्या रहा है, हमें ये देखना है। तो मित्रों, दो चीजें हमारे सामने आती है। पहला तो ये कि इतिहास का आधार कुछ पुरातात्विक स्रोत है, और दूसरा ये कि इस इतिहास का आधार कुछ साहित्यिक स्रोत है। तो अब हम वास्तविक रूप से अपने टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। तो इन स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा है। ये वाला मैं मिटा लेता हूं। आप लोग जो है या तो साथ साथ लिखें तो ठीक बात, या फिर सुनते रहें, और एक बार जब बोर्ड पूरा हो जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर बाद में उसको नोट्स के रूप में भी बनाएं। तो अब हम बात आगे प्रारंभ करते हैं कि राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में हमने दो भागों में डिवाइडेशन किया है। कितने भाग हैं? दो भाग। देखिए, दो भागों में हमने बांट दिया। पहला भाग हमने ले लिया पुरातात्विक स्रोत। कौन से भाग में? पहले भाग में पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा हो गया आपके पास में लिखित, या जिसको मैं कह देता हूं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक है, ये लीजिए। अब हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो इसके अंदर सभी प्रकार की जो विगत है, ख्यात है, वंशावलियों का लेखन है, जीवन चरित्र जो लिखा गया है, वो सारे ऐतिहासिक, चाहे वो धार्मिक प्रकार का ग्रंथ रहा हो या धर्मेतर प्रकार का ग्रंथ रहा हो, वो सारे ही किस में आएंगे? साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं मूल रूप से हमारा प्रमुख जो स्रोत होता है वो होता है पुरातात्विक स्रोत। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो पुरातात्विक, और पुरातात्विकों को भी हमने अलग अलग भागों में बांट लिया है, जिसमें हम पढ़ते हैं अभिलेख। क्या पढ़ते हैं? अभिलेख। हमने राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो पुरातात्विक स्रोतों में हमको तीन चीजें पढ़नी होती है। पहला हम पढ़ते हैं अभिलेख, दूसरा हम पढ़ते हैं सिक्के, और तीसरी चीज इसके अंदर हम ले लेते हैं उत्खनन। क्या ले लेते हैं? उत्खनन। तो इस उत्खनन वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी सभ्यताएं। क्या पढ़ेंगे? विभिन्न
सभ्यताएं आपको पता ही है, कई प्रकार की राजस्थान के अंदर, कालीबंगा हो गया, आहड़ हो गया, गिलुन हो गया, सारी चीज हम पढ़ेंगे, गणेश्वर वगैरह सारी। ठीक है, तो उत्खनन के अंतर्गत वो टॉपिक अपना आएगा। सिक्के, सिक्कों का मतलब जो सिक्के जारी किए गए, जो मुद्राएं जारी की गई थी राजवंशों के द्वारा रियासतों के अंतर्गत, उनसे भी हमें इनका इतिहास पता चलता है। और प्रमुख जो है वो अभिलेख, कई अभिलेखों की प्राप्ति राजस्थान से हमें हो गई है, तो इससे भी हम राजस्थान के इतिहास को जान सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना प्रथम टॉपिक प्रारंभ करेंगे पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों के अंदर भी हम पहला टॉपिक लेंगे अभिलेख। ठीक है, तो मैं ये इतिहास वाला जानने का जो स्रोत का टॉपिक है ये मैं मिटा देता हूं। अब हम प्रारंभ करते हैं अपने प्रमुख भाग से, अभिलेख। यहां से अपना वास्तविक टॉपिक प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। हालांकि 2-4 चीजें जो आपको मैंने पहले बताई है, जिन व्यक्तियों के नाम, उनके कृतियों के नाम, वो हमें याद रखने ही है, कई बार प्रश्न वो तो बनते ही है। तो देखिए, अभिलेख जो है, अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाएगा, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। पहला ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है अपने पास में, अभिलेखों के अध्ययन किस में किया जाएगा, या अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम, इसको एपिग्राफी कहेंगे। ठीक, दूसरी बात, जो अभिलेख लेखन का कार्य हुआ है, वो सर्वप्रथम भारत के अंतर्गत कह लो, राजस्थान के अंतर्गत कह लो, सर्वप्रथम जो है वो अशोक के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? अशोक मौर्य। आई बात समझ के अंदर? तो अभिलेख लेखन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ है? अशोक के द्वारा प्रारंभ हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभिलेख है, इन अभिलेखों की भाषा होती है। क्या होती है? भाषा होती है। इन अभिलेखों की शैली होती है, और इन्हीं अभिलेखों की लिपि भी होती है। तो हमको जो राजस्थान के अंतर्गत अभिलेख मिले हैं, वो 2 भाषाओं में मिले हैं। प्रथम तो संस्कृत भाषा, और दूसरी राजस्थानी भाषा। दोनों भाषाओं के अंतर्गत हमको क्या प्राप्त हुए हैं? अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शैली की बात करें तो शैली यहाँ पर गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य और पद्य दोनों के अंदर, दोनों शैलियों में लिखे हुए हमें यहाँ से अभिलेख राजस्थान से मिले हैं। अब आता है लिपि। तो यहाँ की जो लिपि है उसको प्रमुखतया तो हम बोलते हैं हर्षकालीन लिपि। कौन सी लिपि? हर्षकालीन लिपि। इसी के लिए एक अन्य नाम हम प्रयुक्त करते हैं, महाजनी लिपि। या तो किस में लिखे गए हैं, कौन सी लिपि में है? हर्षकालीन लिपि में। या हमको कौन सी लिपि के अंदर अभिलेख मिले हैं? महाजनी लिपि के अंदर। और या हमको मिलते हैं नागरी लिपि। तो ये 3 लिपियों के नाम जो है वो हमको याद रखने हैं, जहां हमें राजस्थान के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आई बात समझ में? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एपिग्राफी कहलाएगा। सर्वप्रथम जो अभिलेख लेखन की प्रक्रिया है वो किसने प्रारंभ की थी? अशोक के द्वारा प्रारंभ हुई थी। अपने यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं वो संस्कृत और राजस्थानी के मिले हैं। शैली गद्य और पद्य दोनों के मिले हैं। लिपि हर्षकालीन, महाजनी और नागरी। अब एक चीज याद रख लेना, सबसे पहला यहाँ पे एक बात आई है संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखे हुए अभिलेख। और इसके लिए याद रखना कि सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख मिलता है, विशुद्ध संस्कृत का अभिलेख, विशुद्ध संस्कृत का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। रुद्रदामन का अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये चीज हमें याद रखनी है। भारतीय इतिहास के अंदर भी हमारे सिलेबस में है, आगे हम इसको वापस डिटेल से पढ़ेंगे भी। एक बार हमें इसका नाम याद रख लेना है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। कौन सा है? प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा हमको राजस्थानी भाषा में भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो हो गया आपका अभिलेखों से परिचय। ठीक है, अब हम एक एक करके अभिलेखों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो हमें राजस्थान के इतिहास से अवगत करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम ले लेते हैं अपना विराटनगर अभिलेख। ये लगाइए हेडिंग, विराटनगर अभिलेख। विराटनगर अभिलेख
ये लीजिए। देखिए ये जो विराटनगर अभिलेख है ये हमको जयपुर से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? जयपुर से। सबसे पहले तो स्थान याद रख लेना है। दूसरा देखिए ये जो विराटनगर अभिलेख है ये अभिलेख मौर्य वंश से रिलेटेड है। किससे? मौर्य वंश या मौर्य काल का है। और मौर्य वंश के अंतर्गत भी किसका है? तो ये अशोक का है। हमने पहले देख लिया सबसे पहले किसने प्रारंभ करवाए हैं अभिलेख लिखने? अशोक ने प्रारंभ करवाए थे। तो अशोक का टाइम पीरियड रहा है 268 से लेकर के 232 BCE। आई बात समझ में? मतलब 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का समय रहा है अशोक का, अशोक मौर्य का। और ये जो विराटनगर के अंदर अभिलेख है वो अशोक के द्वारा लिखवाया गया है। तो इस अभिलेख का भी समय हम क्या निर्धारित कर लेते हैं कि इस समय अंतराल के अंतर्गत जो है वो इस अभिलेख को लिखवाया गया होगा। ठीक बात। दूसरी बात देखिए विराटनगर जो अभिलेख है ये 2 भागों में मिला है। कितने भागों में मिला है? 2 भागों में, 2 जगहों से प्राप्त हुआ है। इसको 2 अलग अलग नामों से ही हम जानते हैं। एक तो देखिए भाब्रू, क्या मिलता है? भाब्रू का लेख, ठीक है। और इसका दूसरा जो नाम है वो है, दूसरा जो मिला वो है बेराट अभिलेख, बेराट अभिलेख, ठीक है। भाब्रू का लेख और बेराट अभिलेख, ये जो लेख है इसे बीजक की डूंगरी पहाड़ी जो है, बीजक पहाड़ी में लिख लेता हूं, बीजक पहाड़ी से। कहां से प्राप्त किया इसको? बीजक पहाड़ी से प्राप्त किया है। और ढूंढने वाले का नाम है कैप्टन बर्ट। किसने ढूंढा इसको? किसने तलाश किया इसको? किसने खोजा इसको? तो जवाब क्या होगा? कैप्टन बर्ट। बीजक पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने इस अभिलेख को खोजा है। आई बात समझ के अंदर। और ये जो अभिलेख है वर्तमान के अंतर्गत कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। कहां रखा गया है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। इसलिए इसको कलकत्ता बेराट लेख भी कहा जाता है वर्तमान में। तो आपको कतई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये और नया कौन सा आ गया। ये वही है जो अपने राजस्थान का है, विराटनगर का है, लेकिन इसे वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय के अंतर्गत रखा गया है, वहां रखा गया है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कलकत्ता बेराट लेख के नाम से भी हमें ये जानकारी मिलती है। अब देखिए ये जो लेख है इसकी विषय वस्तु देखते हैं, मतलब इसके अंदर क्या लिखा गया है, किन चीजों के बारे में इससे हमें पता चलेगा। तो देखिए इस विराटनगर अभिलेख, अशोक की बात करते हैं तो अशोक कौन से धर्म का अनुयायी है? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो जो इस अभिलेख के अंदर लिखेगा तो बात किसकी लिखेगा? बौद्ध धर्म की ही बात लिखेगा। तो इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख जो है वो इसके अंदर मिलता है। या सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ ले, इस बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शब्द की जगह वो पूछ लेता है बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख किस अभिलेख के अंतर्गत मिलता है? तो भी वही बात है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है क्या? बुद्ध, धम्म और संघ जो है यही तो त्रिरत्न है। प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपको जवाब पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहें, बुद्ध, धम्म या संघ का उल्लेख कहां हुआ है तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, विराटनगर अभिलेख के अंतर्गत ये हुआ है। आई बात समझ में? अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमें विराटनगर के बारे में भी होनी चाहिए कि भाई विराटनगर क्या है। हम यहीं पर इसको देख लेते हैं, बाद में हमें और कहीं मौका नहीं मिलेगा विराटनगर को अलग से पढ़ने का, ठीक है। तो देखिए विराटनगर के बारे में हम एक्स्ट्रा जानकारी कुछ प्राप्त करते हैं। ये जो विराटनगर है इसको बेराट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेराट भी कहा जाता है, अन्य नाम मिलता है। देखिए विराटनगर जो है इसके साक्ष्य हमें महाभारत काल से भी प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। महाभारत कालीन साक्ष्य, महाभारत काल में देखिए क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ कि एक जनपद था जिसका नाम है मत्स्य जनपद। कौन सा? मत्स्य जनपद, ठीक है। और इस जनपद की राजधानी, इस जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी।
विराट थी, विराट नगर। यहाँ पे राजा विराट हुआ करते थे, उन्हीं के नाम के ऊपर हो सकता है कि ये विराट नगर नाम पड़ गया हो, ये विराट नगर। महाभारत कालीन राजा की बात कर रहा हूं मैं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराट नगर। ये मत्स्य जनपद किसके समय का है? महाभारत कालीन जनपद है। तो ये तो हो गया आपका पहला साक्ष्य। दूसरी देखिए, इसी स्थान को पांडवों के अज्ञातवास का स्थान जो है, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, पांडवों का क्या था? ये अज्ञातवास। यहीं पर रहते हुए भीम ने कीचक का वध किया था। राजा विराट के दरबार में ये रहते थे, अलग अलग रूप बना करके, और वहां गए थे। वो महाभारत की बात है। तो पांडवों का अज्ञातवास बीता कौन से जनपद के लिए या कौन से स्थान पर? विराट नगर स्थान पर। अब तीसरी बात देखिए, यहां एक मंदिर प्राप्त है, अभी वर्तमान में भी है वो, तो केशव राय का मंदिर। कौन सा मंदिर है? भव्य मंदिर है। प्रश्न पूछा जा सकता है, केशव राय का मंदिर कहां स्थित है? विराट नगर में स्थित है। अब देखिए, ये केशव राय का जो मंदिर है, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसमें 3 मूर्ति लगी हुई है केशव की। किसकी मूर्ति है? केशव, कृष्ण को कहते हैं, पता है ना। 3 मूर्ति केशव की लगी हुई है, और 3 ही मूर्ति इसमें विष्णु की है। 3 ही मूर्ति किसकी है? विष्णु की है। सामान्यतः कृष्ण और विष्णु की मूर्ति जहां होती है, तो वहां शाक्त धर्म, शक्ति की प्रतीक, मतलब नारी की मूर्ति भी होती है। लेकिन ये जो मंदिर है, इसमें शाक्त मूर्ति नहीं है, नारी की मूर्ति जो है वो नहीं है। आई बात समझ में? शाक्त मूर्ति इसमें हमें नहीं मिलती है। और खास तौर से ध्यान देने वाली बात कि यहां पर 3 मूर्तियां किसकी है? केशव की है। तो हमें महाभारत कालीन कृष्ण का स्वरूप, महाभारत कालीन कृष्ण, कि महाभारत के अंदर जो कृष्ण का वर्णन हुआ है, उसका स्वरूप कैसा था, उसका साक्ष्य यहीं से मिलता है हमको। महाभारत कालीन कृष्ण का जो स्वरूप है, उसका साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? केशव राय के मंदिर से ही प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, इसी के बारे में, विराट नगर के बारे में ही एक और बात पढ़ते हैं। ये जो विराट नगर का मंदिर है, या जो विराट नगर है, यहां से अशोक के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? अशोक मौर्य। ये तो हमने देख ही लिया, अशोक मौर्य के साक्ष्य। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सीधी सीधी विराट नगर के बारे में बात हो गई। इसी से आपको बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिलता है। किसके धर्म साक्ष्य मिल रहे हैं? बौद्ध धर्म के साक्ष्य। ये बात भी हमने लगभग देख ही ली है। बुद्ध धर्म और संघ का जो है वो ये विराट नगर अभिलेख से मिला है। तो बौद्ध धर्म के साक्ष्य विराट नगर से मिलते हैं, अशोक मौर्य के साक्ष्य विराट नगर से मिलते हैं, महाभारत कालीन साक्ष्य अर्थात मत्स्य जनपद, ये विराट नगर जो है उसकी राजधानी रहा है, और केशव राय का मंदिर ये भी विराट नगर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, अकबर जो है बादशाह काल के अंदर, मुगल काल के अंदर, अकबर जो है यहाँ पे आया था विराट नगर, शिकार खेलने के लिए आया था वो विराट नगर में, और यहाँ इसने विश्राम गृह का निर्माण कराया था। किसका निर्माण करवाया? विश्राम गृह का निर्माण करवाया था, विश्राम आवास बनाया था अकबर ने विराट नगर के अंदर। और यहीं पे अकबर ने क्या करवाया है? सोना, चांदी और तांबा, तीनों प्रकार के सिक्के बनाने की टकसाल, सोने, चांदी व तांबा की टकसाल स्थापित करवाई थी। क्या करवाई है? टकसाल बनाई है इसने यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जा सकती है। सोने, चांदी और तांबे की जो टकसाल स्थापित करवाई अकबर ने, वो कौन सी जगह पे स्थापित करवाई थी? विराट नगर के अंदर स्थापित। ये जो टकसाल है ये औरंगजेब के समय तक चली थी। औरंगजेब ने फिर बाद में जो है वो यहाँ पर इस टकसाल को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। लेकिन अकबर से लेकर के औरंगजेब के समय तक यहाँ इस क्षेत्र के लिए सोने, चांदी, तांबे के सिक्के बनाने के लिए जो टकसाल है वो अकबर ने स्थापित की थी। कहाँ पर स्थापित की थी? यहाँ विराट नगर के अंतर्गत स्थापित की थी। तो ये हो गया आपका विराट नगर अभिलेख, जो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। आ गई बात समझ के अंदर? अब इस विराट नगर अभिलेख से कुछ भी चीजें जो है वो शेष नहीं रहती है। ये तथ्य अगर हमको याद है तो विराट नगर से कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए कभी हमारा गलत नहीं होगा। तो विराट नगर अभिलेख जयपुर से है। ये किस समय का है? मौर्य वंश का है, मौर्य काल का है, और अशोक का लिखा हुआ है, अशोक ने लिखवाया इसको। तो अशोक का समय हमें जानते हैं 268 BCE से लेकर के और 232 तक का है।
इसमें दो भाग है, एक भाबरू का लेख कहलाता है, एक विराट का लेख कहलाता है। यहाँ बीजक की पहाड़ी है, यहाँ से कैप्टन बर्ट ने इन अभिलेख को ढूंढा था। वर्तमान में ये अभिलेख जो है वो कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, तो इसको कलकत्ता विराट अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विषय वस्तु मूल रूप से हमें ध्यान रखनी है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का इसमें उल्लेख मिलता है, अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ का उल्लेख हमें इसमें मिला है। उसके बाद में हम इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। विराटनगर का अन्य नाम हमको विराट मिलता है। ये महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी और यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। यहाँ एक केशव राय का मंदिर मिला है, इसमें 3 मूर्तियां केशव की है, 3 विष्णु की है। जो केशव की मूर्तियां हैं उससे हमको महाभारत कालीन कृष्ण का स्वरूप पता चलता है। यहाँ इसके अलावा अशोक के साक्ष्य और बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अकबर ने क्या बनाई है, विश्राम गाह बनाई थी, यहाँ शिकार करने के लिए आया था। और साथ ही साथ इसने यहाँ पर टकसाल भी स्थापित की जो औरंगजेब के समय तक चलती रही थी। आ गई बात समझ के अंदर। अब मैं इसको तो मिटा देता हूँ। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, अर्थात दूसरा अभिलेख ले लेते हैं, नगरी का अभिलेख। नगरी के अभिलेख के अंतर्गत भी समस्या है। ये जो नगरी के अभिलेख है ये 2 है। आई बात समझ में? पहला लिखिए, मतलब टॉपिक दूसरा लगा लीजिए, दूसरे नंबर का अभिलेख। दोनों को इस साथ में हम लेते हैं। नगरी का लेख और एक हमारे लिए आ जाता है नगरी का शिलालेख। एक चीज याद रख लेना, ये जो शिलालेख कहें, स्तंभ लेख कहें, गुहा लेख कहें, यूप लेख कहें, ये सारे ही अभिलेखों के प्रकार है। स्तंभ लेख का मतलब हुआ एक मतलब समानांतर रूप से एक लंबी पट्टी हो और स्तंभ के रूप में हो, तो उसको हमने स्तंभ लेख कह दिया। कोई एक पत्थर है बड़ा सा, उसके ऊपर कोई लेख लिखा है तो हमने उसको शिलालेख नाम दे दिया। कोई गुफा बनाई गई है और उस गुफा की दीवार पे कुछ लिखा है तो हमने उसको गुहा लेख कह दिया। यूप लेख, यूप का मतलब होता है यज्ञ के अंदर जो बनाया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उसके बाद में एक वहां पे स्तंभ बनाया जाएगा तो उसको यूप स्तंभ लेख कहा जाएगा। यज्ञ के बाद में बनाया गया स्तंभ। आई बात समझ में? और उसके ऊपर कुछ लिखा है तो वो होगा यूप स्तंभ लेख। तो ये इसी के प्रकार है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ये एक तो जो नगरी से अभिलेख मिला, वास्तविकता में नगरी जो है वो चित्तौड़ में है। कहां पर है? ये चित्तौड़ में है और ये वही जगह है, कोई अलग जगह नहीं। बात तो हम उसी की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही अलग है, समय काल दोनों लेखों का अलग है, इसलिए हम इसको अलग अलग भाग से पढ़ रहे हैं। तो जो हमने नगरी का जो शिलालेख लेख लिखा है, ये तो हमें प्राप्त हुआ है 200 से लेकर के 150 BC के समय का। इतना पुराना है ये, ठीक है। जबकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमें प्राप्त हुआ है, ये लगभग 424 AD का है। कब का है? 424 AD का है। आगे बात समझ के अंदर। अब इसमें ये जो नगरी का लेख है, ये जो 200 से 150 BC वाला है, ये वर्तमान में रखा गया है उदयपुर संग्रहालय में। कहाँ पे रखा गया है? उदयपुर संग्रहालय में। जबकि ये 424 AD का जो नगरी का शिलालेख है, ये रखा गया है आपके अजमेर संग्रहालय में। ये कहाँ रखा गया है? अजमेर संग्रहालय के अंतर में। अब देखिए, 2 बातें हैं, दोनों की विषय वस्तु भी अलग है, दोनों का समय अलग है, दोनों वर्तमान में अलग अलग जगह पे रखे गए हैं, प्राप्त एक ही जगह से हुए हैं। तो देखिए, ये जो नगरी का लेख है 200 से 150 BC का, इसके अंदर जो ये स्तंभ लेख है, इसमें जो लेख लिखा हुआ है, इस लेख की जो विषय वस्तु है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें जीव रक्षार्थ किसी क्षेत्र को संरक्षित करना, किसी क्षेत्र को संरक्षित करना या इस संबंध के अंदर क्या बनाना? नियम बनाना या नियम बनाने का उल्लेख है। देखिए, उस समय भी जीव रक्षार्थ किसी क्षेत्र को, कंजर्वेशन रिजर्व जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे बनाए हुए हैं, उस प्रकार का एक हमें प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। जीव रक्षार्थ जो है वो किसी क्षेत्र को संरक्षित करना
या इस प्रयोजनार्थ क्या बनाना, नियम बनाना, इसका जो उल्लेख है वो हमें नगरी के लेख से प्राप्त हुआ है। और कौन सा वाला, 200 से 150 BC वाला, अर्थात प्राचीन वाला। जो नया वाला है 424 AD का, इसके अंदर तो देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है जयति भगवान विष्णु। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, जयति भगवान विष्णु। आई बात समझ में, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, 424 AD का अभिलेख है, जयति भगवान विष्णु लिखा है, अर्थात ये विष्णु की पूजा के संबंध का है। विष्णु की पूजा के संबंध में इस अभिलेख के अंदर उल्लेख मिला है। आई बात समझ में। तो हमें ऑप्शन में पूछ लिया जाए जीव रक्षार्थ किसी क्षेत्र विशेष को संरक्षित करने या इस आशय का नियम बनाने का उल्लेख कौन सा अभिलेख से मिलता है, और फिर ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा नगरी का लेख 200 से 150 BC या नगरी का लेख 424 AD। तो यहां हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। 424 AD वाला जो लेख है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु से संबंधित है, जयति भगवान विष्णु लिखा हुआ है उसमें, विष्णु की पूजा के संबंध में इसमें कुछ उल्लेख और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें लेख जो है वो लिखा गया है किसी जीव रक्षार्थ संरक्षित क्षेत्र या नियम बनाने के बारे में लिखा गया है। ये आपका हो जाता है 200 से 150 BCE का। वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, उदयपुर, जबकि 424 AD वाला कहाँ रखा हुआ है, अजमेर में रखा हुआ है। और ये जो नगरी है वो कहाँ पड़ती है, चित्तौड़ के अंतर्गत है। तो इस नगरी के बारे में तो हम बाद में डिटेल से जब हम उत्खनन का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको वापस दोबारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके नगरी के अभिलेख। नेक्स्ट देखिए आपका आ जाता है 4 नंबर, चौथा आप हेडिंग लगा लीजिए घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है ये अभिलेख भी अपने इतिहास के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब देखिए घोसुंडी का जो शिलालेख है ये दूसरी शताब्दी, सेकेंड शताब्दी BC का है, ईसा पूर्व का है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का जो है ये लेख है घोसुंडी का अभिलेख। ठीक है, चित्तौड़ के अंतर्गत पड़ता है। कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में ये घोसुंडी शिलालेख। अब हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीज। पहली बात तो ये हो गई कि ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें उल्लेख मिलता है, इसकी विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है गजवंश का। कौन से वंश का, गजवंश का शासक सर्वतात। क्या नाम है, सर्वतात। ये याद रख लेना, सर्वतात याद रहे नहीं रहे, वंशों के नाम जरूर याद रखना। राजस्थान के इन अभिलेखों से ही हमें कई ऐसे वंशों की जानकारियां मिली है जिनका इतिहास वास्तव में हमने अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि एक नाम आपके सामने आ ही गया है, गजवंश। राठौड़ वंश आपने पढ़ा, चौहान वंश पढ़ा, गोहिल वंश पढ़ा, सिसोदिया वंश पढ़ा, सारे वंश आपने देखे हैं। भाटी हो गए, योद्धे हो गए, जाट हो गए बाद के समय में, लेकिन गजवंश का हमने कहीं कोई उल्लेख नहीं पढ़ा है। इसी प्रकार से आगे एक वंश आएगा बोखरी वंश, एक वंश आएगा गोरी वंश, एक वंश आएगा ओलीकर वंश। इन वंशों के भी राजस्थान के अंदर स्थान है जो अभिलेखों से स्पष्ट हो चुके हैं। तो हमें याद रखना है, प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है गज वंश का जो संबंध है निम्न में से किस स्थान से है। ठीक है, ऑप्शन ए घोसुंडी, बी नगरी, सी कुछ और, डी कुछ और। तो हमें याद रख लेना फिर कौन सा उत्तर हो जाएगा अपने पास में, गजवंश का घोसुंडी हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो गजवंश का शासक है सर्वतात, और इस घोसुंडी के शिलालेख में लिखा गया है कि इस सर्वतात ने यहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। अरे कई लोग जो है ना इसको अश्वमेघ यज्ञ बोलते हैं, अश्वमेघ यज्ञ नहीं है, मेघ कोई शब्द नहीं है, अश्वमेध यज्ञ होता है। आई बात समझ में। तो अश्वमेध यज्ञ गजवंश के शासक सर्वतात के द्वारा किया गया। जब ये यज्ञ किया गया तो यहां पर एक मंदिर है, उसमें सीधा स्पष्ट उल्लेख मिलता है संकर्षण व वासुदेव। कौन सा मंदिर, संकर्षण व वासुदेव के मंदिर की 4 दीवारी बनवाई। क्या बनवाई, 4 दीवारी बनवाई। ये सर्वतात बना रहा है और इसने इस अभिलेख के अंदर उल्लेख किया है कि मैंने ये कार्य किया है। अब यहां पर 2 चीज देखिए, एक संकर्षण है और एक वासुदेव शब्द मिला है आपको।
एक चीज यहां पे आपको क्या मिली है, अश्वमेध। इसका हम वापस निष्कर्ष निकालेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि संकर्षण का मतलब तो हो गया क्या, बलराम। किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये शब्द, बलराम। और वासुदेव का मतलब क्या हो गया, कृष्ण। तो कृष्ण और बलराम का जो है वो क्या है, एक मंदिर है, उसके क्या बनाई है इन्होंने, चार दीवारी बनाई है। इसके अलावा देखिए इसी मंदिर के अंतर्गत विष्णु पूजा के लिए, किसकी पूजा, विष्णु पूजा हेतु एक शिला प्राकार बनाया। क्या बनाया है, शिला प्राकार बनाया। ये तीन चीजें मिलती है। तो एक यहां पर शब्द आया है विष्णु पूजा हेतु शिला प्राकार। शिला प्राकार क्या होगा, क्या समझ सकेंगे हम इसे। देखिए प्राचीन समय था, देवी देवताओं के चित्र या देवी देवताओं की मूर्तियां तो उनके पास में उपलब्ध थी नहीं। आज भी हम देखते हैं ना कि गांवों के अंदर कहीं पर भी गोगा जी के, भौमिया जी के थान या जो स्थान बनाए जाएंगे तो वहां पर क्या किया जाएगा, मामू जी के स्थान बना लिए, तो वहां पर क्या एक पत्थर रख दिया और उस पत्थर को स्वरूप मान लिया, किसका, भगवान का, देवता का स्वरूप मान लिया। तो वही चीज यहाँ पर है शिला प्रकार, मतलब एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर जो है वो शिला विष्णु की पूजा हेतु बनवाया, मतलब उस पत्थर को उस मंदिर के अंतर्गत जो है वो उसने रखवाया। किसी विशेष प्रकार का होगा, थोड़ा बहुत डिजाइन उसके अंदर बना दी होगी, तो वो क्या कहलाएगा, शिला प्रकार। हमारे यहाँ पर तो हर एक खेजड़ी के अंदर गोगा जी का निवास बता दिया जाता है, कहीं पे भी जाओ गोगा जी, भौमिया जी, सारे चीज मिल जाते हैं आपको। तो ये शिला प्रकार हो गया जो इसने बनाया है, किसके लिए, विष्णु पूजा हेतु बनाए। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, अश्वमेध यज्ञ, संकर्षण, वासुदेव की कल्पना और विष्णु की पूजा। अब यहाँ देखिए विष्णु की जो पूजा कर रहे हैं, तो ये विष्णु पूजा किससे रिलेटेड है भैया बताइए। विष्णु पूजा कौन से धर्म के लोग करेंगे, वैष्णव धर्म के करेंगे। कौन से धर्म के, वैष्णव धर्म। इसी धर्म का दूसरा नाम क्या मिलेगा, भागवत धर्म। क्या नाम मिलेगा, भागवत धर्म। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए प्रश्न कहां से, यहां इसमें से डायरेक्ट सीधा कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न क्या बनेगा, तो प्रश्न ये बनेगा आपके लिए, प्रश्न सबसे पूछा जाता है आपसे, सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि वैष्णव धर्म का, अब यहां पे भागवत धर्म ऑप्शन में दे सकता है, मैंने बता दिया आपको, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक साक्ष्य, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक साक्ष्य। पहला प्रश्न तो यही, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक साक्ष्य कौन सा अभिलेख से मिलता है, घोसुंडी अभिलेख। अब यहां प्रारंभिक की जगह पर वो शब्द दे सकता है आपको प्राचीनतम। क्या शब्द दे सकता है, प्राचीनतम। भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य कौन से अभिलेख से मिलता है, घोसुंडी अभिलेख से मिलता है। दूसरी चीज देखिए क्या प्रश्न पूछ सकता है, संकर्षण, संकर्षण व वासुदेव की कल्पना का अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, सीधा सीधा प्रश्न मिलता है, अभिलेखीय साक्ष्य। संकर्षण और वासुदेव, तो ये सीधा सीधा इसमें लिखा गया, संकर्षण वासुदेव के मंदिर की इसने क्या बनवाई है, गजवंश के शासक श्रौतात ने चार दीवारी बनवाई है। संकर्षण और वासुदेव मतलब बलराम और कृष्ण की कल्पना का अभिलेख के साक्ष्य जो है वो आपको अभिलेखों के माध्यम से किसके द्वारा मिल रहा है, घोसुंडी अभिलेख से आपको ये प्राप्त हो रहा है। तीसरी चीज देखिए, सीधा सीधा पूछ सकता है आपको, अश्वमेध यज्ञ का साक्ष्य कौन से अभिलेख से मिला है, तो अश्वमेध यज्ञ का क्या मिल रहा है, यहां से आपको साक्ष्य मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, सीधा भी पूछा जा सकता है या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या सीधा ये पूछ ले कि गंज वंश के संबंध के अंदर जो है वो कौन सा अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कौन सा हुआ है, घोसुंडी का। घोसुंडी कहां पर स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। घोसुंडी का अभिलेख कौन से समय का है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। आ गई बात समझ के अंदर। संकर्षण और वासुदेव की कल्पना हो गई, अश्वमेध यज्ञ हो गया, और वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो कौन सा है, घोसुंडी शिलालेख है। आ गई बात समझ के अंदर। तो ये हो गया आपका चौथा अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट आपके आ जाता है, इसको मैं मिटा देता हूं, घोसुंडी अभिलेख के बाद में हम ले लेते हैं अगला बड़ली शिलालेख। यहाँ लगा लेते हैं टॉपिक, पांचवा हो गया, चार हो गए। बड़ली शिलालेख बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में इसने जगह बनाई है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी देख लेते हैं। देखिए बड़ली जो है
ये है आपका अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर। बड़ली कहाँ पे भाई? अजमेर में। ये जो बड़ली का शिलालेख है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका समय क्या है। तो देखिए इसका समय है 443 443 ईस्वी पूर्व, 443 ईसा पूर्व जो है ये है। अभी देखिए ये समय याद रखना है, बाकी अभिलेख तो आपको सिर्फ एक सदी याद रख लो तो भी, लेकिन इसका ये याद रखना है। 443 भी पूछा, हालांकि ये भी कोई फिक्स 100% फिक्स तो चीज नहीं है, लेकिन ज्यादातर रूप से इसको मान्यता दी गई है। कई पुस्तकें इसको जो है वो सेकेंड सदी बीसी का भी मानते हैं, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। आई बात समझ के अंदर? इसका भी इसे माना जाता है, सेकंड का भी। तो ये और ये आपको दोनों ही याद रखना है। मूल रूप से हमको 443 ईसा पूर्व याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे अगर परिवर्तन कर दूं, यहां पर क्या कर दूं, एक परिवर्तन कर दूं। मैं क्या परिवर्तन किया? 4 की जगह पे 1 कर दिया, 443 की जगह पे मैंने कर दिया 143। हाँ, ये शब्द तो आप कभी भूल नहीं सकते। भूल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो आपको याद रह गया 143। आदमी को 143 जीवन में कितनी बार होना चाहिए या कितनी बार होता है? बताइए जरा, जल्दी से सोच लिया? अब मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहला एक छोटा बच्चा होगा तो उसको अपने मम्मी से पापा से 143 होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। दूसरा उसको जब वो बड़ा हो जाएगा तो शादी वगैरह होएगी तो अपनी पत्नी होगी या जो भी आप सोच रहे हो वो होगी, तो सेकंड हो गया 143। अब आगे बढ़िए थोड़ा, तीसरा किससे हो जाएगा? उसके बच्चे होंगे, टाबर टिंगर होंगे ना, तो वो हो गया तीसरा 143। और चौथा अंतिम शाश्वत सत्य मृत्यु, और मृत्यु से 143 होना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मनुष्य जीवन में कितनी बार 143 करेगा? 4 बार करेगा, तो 443 कर लो। आगे बात समझ के अंदर? तो ये बड़ली का जो शिलालेख है वो कब का हो गया भाई? 443 ईसा पूर्व का हो गया। सेकंड सदी बीसी का समय भी कई पुस्तकों में हमें इसके लिए मिलता है। देखिए इसमें है क्या चीज? ये जो बड़ली का शिलालेख है, इसमें जो सबसे प्रमुख बात जो याद रखनी है वो तो ये रखनी है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, अभिलेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, ये याद रखना है, कई बार पूछा गया। सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा हो गया? बड़ली शिलालेख हो गया। एक बार ये प्रश्न ये भी पूछ लिया गया था, बड़ली शिलालेख कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर ही एक माता का मंदिर है, भिलोत माता। कौन सा है? भिलोत माता का मंदिर। भिलोत माता का मंदिर, यहां से इस अभिलेख को प्राप्त किया था। भिलोत माता के मंदिर से प्राप्त ये हुआ है। और उसको हटाओ भाई, ठीक है। भिलोत माता का मंदिर है, अजमेर से प्राप्त हुआ है बड़ली अभिलेख। अब ये जो भिलोत माता का मंदिर है, यहां से इस बड़ली के अभिलेख को ढूंढने का कार्य किया था जीएस ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा, इन्होंने इस अभिलेख को सबसे पहले प्राप्त किया था, इनको खोजा था इसे, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम, अब यहां पर एक चीज आपको और याद रख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि पूछा जा सकता है भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, और ये हो जाता है आपका पिपरावा। कौन सा अभिलेख हो जाता है ये? पिपरावा अभिलेख। ये भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, यूपी के अंदर है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश से ये प्राप्त हुआ है पिपरावा अभिलेख। लगभग ये 487 ईसा पूर्व का है, 487 ईसा पूर्व का अभिलेख है पिपरावा अभिलेख। आ गई बात समझ के अंदर? तो देखिए हमने जो चीजें देखी है, पहला तो ये कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा हो गया? पिपरावा। कहां से मिला है? उत्तर प्रदेश से। कब का है? 487 ईस्वी पूर्व का है। बड़ली शिलालेख कब का है? 443 ईसा पूर्व, या दूसरा ऑप्शन हमें क्या याद रखना है? दूसरी शताब्दी
ईसा पूर्व है। बड़ली कहां से प्राप्त हुआ है? बिलोट माता के मंदिर से। किसने ढूंढा है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, याद रख लेना 1912 के अंदर, 1912 में इसको प्राप्त किया है गौरीशंकर जीएस ओझा ने, भीलोट माता के मंदिर से, अजमेर के अंदर स्थित है बड़ली शिलालेख। अब देखिए इसके बारे में इसके अंदर एक और चीज मिलती है, इसमें लिखा मिलता है वीर निर्वाण संवत 84, ये इसी के अंदर उल्लेखित है, इस बड़ले वाले शिलालेख के अंदर लिखा हुआ मिलता है वीर निर्वाण संवत 84, ठीक है, ये लिखा है। इससे जैन जो है वो इसको सबसे प्राचीनतम मानते हैं, भारत का भी जैन संप्रदाय, कौन से संप्रदाय के लोग? जैन संप्रदाय के लोग इसे भारत का प्राचीनतम अभिलेख कहते हैं, इसे भारत का प्राचीनतम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे समझिए जैन क्या मतलब हुआ। वीर शब्द जो है वो महावीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए? महावीर के लिए। और निर्वाण का मतलब जब वो मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने शरीर देह त्याग दिया, तो महावीर के निर्वाण के 84 वर्ष बाद का है। महावीर का जब निर्वाण हुआ तब वहां से एक नया संबंध प्रारंभ हुआ, वीर निर्वाण संबंध, ठीक है। तो महावीर की मृत्यु के निर्वाण के 84 वर्ष बाद जो है का ये क्या है? अभिलेख कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखें महावीर की मृत्यु कब हुई थी? महावीर की जो मृत्यु हुई थी उस दिन दीपावली थी। क्या थी? दीपावली के दिन मृत्यु हुई है, तो इसका मतलब अमावस्या, और अमावस्या के जस्ट बाद में शुक्ल प्रतिपदा जो आती है, शुक्ल प्रतिपदा से हमने देखा होगा ना, अपने गांव के महाजन जो है और सेठ साहूकार जो लोग हैं, ये अपना खाता बही जो है वो दीपावली के बाद में वापस नया स्टार्ट करते हैं, वहां से उसको चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो एक तरीके से क्या देख रहे हैं, वो अपने इस वीर निर्वाण संवत के हिसाब से कर रहे हैं कि निर्वाण के जस्ट बाद में जो संवत शुरू हुआ, तो मतलब वो उसका पहला दिन है उस संवत का, तो वहां से वो अपने चौपड़े क्या है नए कर लेते हैं। आई बात समझ के अंदर? तो वो वीर निर्वाण संवत 84 ये शब्द भी कहां पे लिखा हुआ मिला है? बड़ली शिलालेख से प्राप्त हुआ है, अजमेर के अंदर ये आपको मिला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख इसको माना गया है। आ गई बात समझ के अंदर? तो इसको मिटा देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके हो गए 5 शिलालेख।